कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से मार्क्स आ जाता है। जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट इज नॉट इक्वल टू मार्क्स कि मुझे बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, मुझे इस टीचर के उस टीचर के उस टीचर के लेक्चर्स नहीं देखने हैं। अगर तुमने सोचा कि तुमने 5 दिन पढ़ लिया और तुमने 2 दिन रेस्ट कर लिया, भाई साहब वो 2 दिन में ना कोई और जो है वो मेहनत करके चला जाएगा। लिंक रिएक्शन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। अब बहुत सारे टीचर्स इस लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन हेडिंग देख के पढ़ा देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है सर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप पंडा और आप सभी का स्वागत है क्वालिटी स्पीक्स पर। आज मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका 360 में से 360 आ जाएगा। तो आज का जो स्ट्रेटेजी है ना, ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। यानी इस स्ट्रेटेजी को मान के बहुत सारे बच्चे आज एम्स और जेएमसी में जा चुके हैं। तो जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मिस्टेक्स एनालिसिस, यानी जर्नी स्टार्ट करने से पहले गलतियां बहुत होंगे, तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि इस प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां जनरली बच्चे करते हैं। जो सबसे पहला जो गलती है ना, वो गलती क्या है सर? जो पहला गलती है वो वॉचिंग टू मेनी लेक्चर्स। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है सर? ये है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से मार्क्स आ जाता है। जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुमको एनसीईआरटी करना पड़ता है, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तुमको रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा मार्क्स आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, मुझे इस टीचर के उस टीचर के उस टीचर के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, मुझे किसी एक टीचर को फॉलो करना है पर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। और क्या गलतियां करते हैं सर? इग्नोरिंग एनसीईआरटी लाइंस, यानी हम सिर्फ टीचर के नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते हैं, हम एनसीईआरटी की लाइन को तो देखते ही नहीं। और एग्जाम में जाके जब एनसीईआरटी की लाइन वहां पे आ जाता है तो वहां पे हम जो है पैनिक मोड में आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। लिंक रिएक्शन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। अब बहुत सारे टीचर्स इस लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन हेडिंग देख के पढ़ा देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है सर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोचो, जो बच्चा सिर्फ नोट्स पढ़ के गया है और एग्जाम हॉल में देखा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसको पता है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, उसको पता ही नहीं था कि लिंक रिएक्शन को एनसीईआरटी ने क्या कहा है, वो तो वहां पे उसको छोड़ के चला आएगा। नेक्स्ट क्या करना है सर? नेक्स्ट जो गलतियां करते हैं, नॉट रिवाइजिंग डायग्राम एंड टेबल्स, यानी बच्चे यहाँ पे डायग्राम्स और टेबल्स को नजरअंदाज कर लेते हैं और बहुत सारे सवाल डायग्राम से और टेबल से सवाल आते हैं। नेक्स्ट जो गलतियां बच्चे करते हैं वो ये है कि सॉल्विंग लेस पीआईक्यूज, यानी बच्चे कम पीआईक्यूज सॉल्व करते हैं। यानी बच्चे लास्ट 5 साल या फिर 10 साल के पीआईक्यू कर लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से जो है हमारा हो जाएगा, लेकिन 70% होगा। अगर तुमको टफ सवाल देखना है तो तुमको लास्ट 37 ईयर्स क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ 10 सवाल के सवाल करने से काम नहीं चलेगा सर, 37 ईयर्स पीआईक्यू करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे शिवा सर, ये जो 37 ईयर्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तो बहुत सारे हैं, तो क्या हमको आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करना चाहिए? जरूरी नहीं है। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरलुक करके चले जाना है। नेक्स्ट जो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, रीडिंग नोट्स मोर देन एनसीईआरटी। यहाँ पे बच्चे जो है नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेरिजन टू एनसीईआरटी, जबकि उल्टा होना चाहिए था, एनसीईआरटी को ज्यादा इंपोर्टेंस देना चाहिए था। हालांकि तुम नोट्स को रिवाइज करो, लेकिन नोट्स को उतना ज्यादा इंपोर्टेंस मत दो। किससे? एनसीईआरटी से। अगला जो टॉपिक है वो है टॉपर स्ट्रेटेजी। बच्चे मुझे अक्सर फोन करके पूछते रहते हैं कि सर टॉपर्स ने और हमने क्या ऐसा डिफरेंस है, उनका क्यों सिलेक्शन हो गया, हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है सर? जो पहला डिफरेंस है ना, वो है एनसीईआरटी 5 to 10 टाइम्स रिविजन्स, यानी वो एनसीईआरटी को 5 से 10 बार रिवाइज करते हैं, जबकि एक नॉर्मल बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेता है और वो सोचता है मैं जो है ना रिवीजन जो है ना वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करूंगा। भाई साहब, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करोगे तो उतना ज्यादा चीज तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो तुमको अगर रिवाइज करना है तो एनसीईआरटी के लाइंस को रिवाइज करना है, ना कि थ्रू वीडियो लेक्चर्स। दूसरा काम क्या करते हैं सर टॉपर्स जो है ना, वो पीआईक्यू को एनालिसिस करते हैं। वो देखते हैं कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, हर साल जेनेटिक्स से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सवाल बार बार आता है।
मॉलिक्यूलर बेसिस में हर साल ट्रांसक्रिप्शन से 2 सवाल तो आते ही आते हैं, और जो टॉपर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो पहले वो चैप्टर को कर लेते हैं जिस चैप्टर से जो है ज़्यादा सवाल आता है। दूसरा जो काम करते हैं वो क्या है सर, शॉर्ट नोट्स, यानी वो हर चैप्टर खत्म होने के बाद वो उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि एग्जाम के 1 महीने पहले वो उसको रिवाइज कर सके। ठीक है सर। नेक्स्ट जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है वो डेली बायो प्रैक्टिस, एटलीस्ट वो 30 सवाल तो करते ही करते हैं बायो में, यानी तुमको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लो मैं आज एक टॉपिक पढ़ा फंजाई, तो मैं आज फंजाई पढ़ने के बाद मैं उस नोट्स को पहले पढ़ लूँगा, पढ़ने के बाद मैंने एनसीईआरटी देख लूँगा, एनसीईआरटी देखने के बाद मैं जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, पीआईक्यू से कर लूँगा, या फिर जो मेरा जो कोचिंग का मॉड्यूल्स है उससे प्रैक्टिस कर लूँगा। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है मेक ए एरर कॉपी। अब जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा गलत होते हैं तो उस क्वेश्चन को तुमको इग्नोर करके तुम आगे चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है, तुमको उस क्वेश्चन का एरर कॉपी बनाना है, और जो जो क्वेश्चन तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट ऑप्शन को उस एरर कॉपी में लिखते लिखते चलना है ताकि एग्जाम से 1 महीने पहले तुम उसको बार बार रिवाइज कर सको। नेक्स्ट जो है वो फास्ट रिवीजन साइकिल्स, वो बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि एक एवरेज या फिर एक नॉर्मल बच्चा और एक टॉपर बच्चा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिंपल है। जो नॉर्मल बच्चा है वो वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और जो टॉपर्स बच्चा है वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ता है, जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेता है अपने टीचर से, उसके बाद वो बार बार रिवीजन करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन की, टफ क्वेश्चंस की। और ये सब के अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुमने सोचा कि तुमने 5 दिन पढ़ लिया और तुमने 2 दिन रेस्ट कर लिया, भाई साहब वो 2 दिन में ना कोई और जो है वो मेहनत करके चला जाएगा। जब भी तुमको ऐसा महसूस हो कि आज थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, आज थोड़ा सा जो है रील्स देख लेते हैं, तो उस टाइम एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ से बहुत कोसों दूर कुछ बच्चे होंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, जो दिन रात वो एक सीट को पाने के लिए पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है हाई वेटेज चैप्टर। अब बच्चों को ये लगता है कि नीट के जर्नी में 82 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, सारे चैप्टर्स को इक्वली पढ़ना है। नहीं, तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यहाँ पे तुमको कुछ चैप्टर के नेम मैंने लिख दिया है, यहाँ से सवाल अक्सर आते हैं और 100% आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जहाँ से जो है 8 से 9 सवाल आ जाते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से भी जो है 5 सवाल आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अगेन 2 चैप्टर हैं, एक है एप्लीकेशन और एक चैप्टर का नाम है प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 चैप्टर को अच्छे से देख लेना है। और क्या करना है सर, और जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लेना है। यहाँ पे और एक चैप्टर को मैं ऐड करूँगा, एनिमल किंगडम, इसको भी अच्छे से देख लेना है। यहाँ से भी जो है 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, और बॉटनी में जो है 2 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से 5 सवाल तो हर साल आते ही आते हैं, यानी 10 सवाल तो फिक्स्ड है। और क्या होता है सर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ से 3 से 4 सवाल तो आते ही आते हैं। मॉर्फोलॉजी सर, यहाँ से भी जो है 3 से 5 सवाल आते ही आते हैं। इकोलॉजी, ये जो है 3 चैप्टर का यूनिट है और यहाँ से जो है 9 सवाल तो आते ही आते हैं। मतलब 50% मार्क्स तो यहाँ से आ जाएगा। यानी तुमको यहाँ पे बातों बातों में पता चल गया कि अच्छा यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे चैप्टर को जो है इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चैप्टर को। और यहाँ पे अगर मैं और एक यूनिट का नाम ऐड करूँ तो वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो अगेन 3 चैप्टर का यूनिट है और यहाँ से भी जो है 9 सवाल तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्रोच बायोलॉजी। बायोलॉजी को अप्रोच कैसे किया जाए। किसी को भी पूछ लो, वो बोलेंगे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। नहीं सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है, कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन उनका मार्क्स आ नहीं रहा होगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ जाने से मार्क्स आ जाता है। यही वहाँ पे बिगेस्ट मिथ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने से पहले। सिर्फ कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। एनसीईआरटी की लाइंस को रटना ही पड़ेगा,
बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी टफ क्वेश्चन के करने पड़ेंगे। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा हाई वेटेज है, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो रट्टा मारने वाला चैप्टर हैं, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। यानी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को अलग तरीके से हैंडल करना है, मेमोराइज चैप्टर को अलग तरीके से अप्रोच अपनाना है। कैसे अप्रोच अपनाना है सर? मेमोराइज चैप्टर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि एक हो गया आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, और एक एग्जाम्पल हो गया एनिमल किंगडम, यहाँ भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो जो भी चैप्टर रटने वाले हैं, तुमको उस चैप्टर में डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रटने वाला चैप्टर है, तो सवाल हमेशा जो है फैक्ट बेस्ड ही आएगा। तो हमको ज़्यादा फोकस रटने पे करना है, ना कि समझने पे। बहुत सारे बच्चे एनिमल किंगडम में बहुत डीपली चले जाते हैं, और एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे, और वहाँ पे बच्चा फंस जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो एनसीईआरटी में कुछ लिखा है और स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ और लिखा है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एनिमल किंगडम में टू द पॉइंट एनसीईआरटी के साथ ही जाना है। एनसीईआरटी ने जो जो एग्जाम्पल लिखा है उसको मान लेना है एज इट इज, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, वो है सही टीचर से पढ़ने का। यानी सही टीचर को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है नीट प्रिपरेशन में। मैंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, तो मुझे पता है सही टीचर्स नहीं मिलने से क्या होता है। सही टीचर का मतलब ये नहीं है कि कौन कॉन्सेप्ट समझा पा रहा है, कौन कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा पा रहा है। आज के टाइम में तो हर कोई कॉन्सेप्ट समझा ही दे रहा है। दिक्कत कहाँ पे होता है? दिक्कत ये होता है कि जब मैं कॉन्सेप्ट समझ जाऊं लेकिन मार्क्स ना आ रहा है, वहां पे दिक्कत होता है। अगर मान लो तुम एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिससे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जा रहा है लेकिन तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा है, जान जाओ तुम रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे हो। तुमको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, ना कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाओगे, वहां पे तुम फंस जाओगे। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो क्या है सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दैट चैप्टर। सिर्फ चैप्टर आइडेंटिफाई कर लेने से काम नहीं चलेगा। हाई वेटेज चैप्टर आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे ये देखना है कि उस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से सवाल आना ही आना है। जैसे कि अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए पैकेजिंग से 2 सवाल आने ही आने हैं, लिख लो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनमें से एक सवाल आना ही आना है, लिख लो। तो यहां पे पहले से ही टॉपिक डिसाइडेड है। हम क्या करते हैं? हम सारे लाइंस को इक्वली इंपोर्टेंस दे देते हैं। नहीं, वहां पे हमको चैप्टर भी पहले से बताया गया है कि इस चैप्टर से सवाल आने हैं, और उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को भी बताया गया है कि इस टॉपिक से आना है। कैसे बताया गया है? पीआईक्यू से। पीआईक्यू को एनालाइज करना सीखो, पैटर्न पढ़ना सीखो, लास्ट 10 सवाल के क्वेश्चन को जाके देखो। आखिर में इतना कहूंगा कि मैं नहीं तो और कौन। जब भी मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में, जब मैं एग्जाम सेंटर के अंदर जाता था, यही कह के अंदर जाता था कि मैं नहीं तो और कौन। ये जो लाइन है ना, ये मुझे मोटिवेट करता था एग्जाम हॉल में। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, मैं अपना 101% दूंगा और सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द पढ़ना सर शो। बाय एवरीवन, बाय।